बंधी आत्मा राजेश और कुमुद ने अपने जीवन के सबसे अहम फैसले के रूप में एक पुराने बंगले को किराए पर लिया था। यह बंगला बहुत सुंदर था, लेकिन एक बात थी जो दोनों ने कभी नहीं सुनी थी। यह बंगला कभी खाली नहीं रहता था। हर कुछ सालों में कोई न कोई किराएदार यहां आकर चला जाता। लोग कहते थे कि यह बंगला मदनपुर हवेली है और यहां एक आत्मा बंधी हुई है, लेकिन राजेश और कुमुद ने इसे महज अफवाह माना और बिना किसी डर के घर में रहने का निर्णय लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों को घर का माहौल और पुरानी दीवारों की खामोशी बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय वे अक्सर अपने कमरे में दरवाजे की खटखटाहट सुनते, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। कुमुद ने एक बार आवाज सुनकर देखा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वहां कोई नहीं था। फिर एक रात कुमुद को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे पुकारा, और यह आवाज न उसके कानों में बल्कि उसकी आत्मा में गूंज रही थी। कुमुद बुरी तरह डर गई और उसने राजेश को बताया, मुझे लगता है इस घर में कुछ गड़बड़ है। राजेश ने इसे उसकी कल्पना समझा और उसे शांत किया, लेकिन कुमुद को हर रात यही अनुभव हो रहा था। एक दिन कुमुद ने खुद ही पुराने किताबों के ढेर में एक पुरानी डायरी पाई। वह डायरी हवेली के पहले मालिक की थी, मदन सिंह नाम के एक व्यक्ति की, जो तंत्र मंत्र के लिए कुख्यात था। डायरी में लिखा था कि उसने एक बुरी आत्मा को अपने कब्जे में किया था। एक आत्मा जो कभी मर नहीं सकती थी और जो उसके आदेशों पर काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मदन सिंह ने उस आत्मा को छोड़ने की कोशिश की और उसे पुनः अपनी शक्ति से मुक्त किया। आत्मा ने बदला लिया और मदन सिंह की आत्मा उसी घर में बंध गई। अब वह आत्मा इस हवेली में बंधी हुई थी और जो भी यहां आता, वह आत्मा उसकी मानसिक शांति को खत्म कर देती थी, उसे तबाह कर देती थी। कुमुद और राजेश ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया था। एक रात कुमुद को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ रेंग रहा है, जैसे कोई ठंडी और सड़ी हुई उंगली उसे छू रही हो। कुमुद का दिल थम गया और वह समझ गई कि वह आत्मा अब उन्हें बंधक बना चुकी है। कहा जाता है कि राजेश और कुमुद का शव अगले दिन बंगले में पाया गया। उनका चेहरा सफेद था, आंखें खुली हुई थीं और उनकी आंखों में एक डर था, जैसे वह एक खौफनाक सच्चाई को महसूस कर रहे हों। अब मदनपुर हवेली एक और दुरूह जगह बन चुकी है, जहां किसी की भी आत्मा बंधी हुई है और उसे कभी भी शांति नहीं मिलती। बुरी नजर का सच निवेदा एक खुशहाल लड़की थी, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी सुंदरता और विनम्रता के कारण वह सभी की प्रिय थी। लोग उसे देखकर कहते, कितनी प्यारी है यह लड़की। लेकिन उसकी ये बातों में छिपी एक और सच्चाई थी, बुरी नजर। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि किसी भी खूबसूरत व्यक्ति को बुरी नजर लगना तय था। निवेदा को इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वह इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक दिन निवेदा को महसूस हुआ कि जब वह अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी, तो एक महिला ने उसे बुरी तरह घूरा। उस महिला की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अगले कुछ दिन में निवेदा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे सिरदर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी और उसकी आंखों के सामने अजीब से दृश्य घूमने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बुरी नजर लग गई है, लेकिन निवेदा ने इसे नजरअंदाज किया। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक दिन वह बेहोश हो गई और जब उसकी मां ने उसे होश में लाने की कोशिश की, तो उसे महसूस हुआ कि निवेदा का शरीर ठंडा और कठोर हो गया था, जैसे वह मर चुकी हो। लेकिन निवेदा के परिवार ने हार नहीं मानी और उसे एक तंत्रज्ञ के पास ले गए। तंत्रज्ञ ने निवेदा को देखकर कहा, यह बुरी नजर का असर है,
और इसे दूर करने के लिए एक खास तंत्र करना पड़ेगा। तंत्रज्ञ ने कुछ विशेष मंत्र पढ़े और एक तंत्र क्रिया की। जैसे ही तंत्र समाप्त हुआ, निवेदा की आंखों में हल्की सी चमक आई और वह धीरे धीरे होश में आने लगी। तंत्रज्ञ ने कहा, तुम पर बुरी नजर लगाई गई थी, लेकिन अब वह उतर चुकी है। निवेदा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने महसूस किया कि बुरी नजर के पीछे कुछ और था। वह महिला जिसने उसे घूरा था कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक काली जादूगरनी थी जो अपने जादू से लोगों की खुशियां छीनने का काम करती थी। कुछ दिन बाद निवेदा ने उस महिला को फिर से देखा, लेकिन इस बार वह महिला पूरी तरह से बदली हुई थी। उसकी आंखों में अब कोई घृणा नहीं थी, बल्कि वह केवल पछताए हुए लग रही थी। उसने निवेदा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूं कि मेरी बुरी नजर ने तुम्हें तकलीफ दी थी। निवेदा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उसे समझाया कि बुरी नजर सिर्फ एक चमत्कारी ताकत नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक शक्ति का परिणाम भी हो सकती है। कहा जाता है कि अब भी उस गांव में बुरी नजर का सच लोग समझने लगे हैं। अब लोग किसी भी अच्छे या सुंदर व्यक्ति को देखने से पहले उसकी खुशी और शांति की रक्षा के लिए एक प्रार्थना करते हैं। बुरी नजर एक ताकत नहीं, बल्कि एक मानसिक छाया होती है, जो अगर समय रहते पहचान ली जाए तो उसे दूर किया जा सकता है। जिस्म जो खुद को काटता है। मनोज और रेखा एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां वे अपने पुराने घर में बहुत खुश थे। यह घर थोड़ा पुराना था, लेकिन उन्होंने इसकी खामोशी और शांत वातावरण को पसंद किया। लेकिन कुछ ही दिनों में इस घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को अक्सर मनोज को अपनी आंखों के सामने खून से सने हाथों की छायाएं दिखती, जैसे किसी ने खुद को काटा हो। कभी वह महसूस करता कि कोई अजनबी हाथ उसके शरीर से गुजर रहा हो, लेकिन जब वह पलटता तो वहां कोई नहीं होता। रेखा ने मनोज की चिंता को समझते हुए एक दिन घर के पुराने हिस्से में खुदाई करने का निर्णय लिया। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो घर के पहले मालिक सुरेश की थी। डायरी के पन्नों में लिखा था कि सुरेश एक वैज्ञानिक था और वह एक खौफनाक प्रयोग कर रहा था। एक ऐसा प्रयोग जिसमें उसने शरीर की चेतना और आत्मा को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन वह प्रयोग पूरी तरह से गलत हो गया। सुरेश का शरीर अब अपनी आत्मा से बिछड़कर खुद को नुकसान पहुंचाने लगा था। उसकी आत्मा अब भी उस घर में बंधी हुई थी और उसका शरीर खुद को काटता था। रेखा ने डरते हुए मनोज से यह कहानी साझा की, लेकिन मनोज ने इसे बस एक अफवाह समझा और चिंता करने की बजाय काम पर ध्यान दिया। फिर एक दिन मनोज को उस खौफनाक चीज का अनुभव हुआ जिसका वह डरते थे। रात के समय जब वह सो रहा था, अचानक उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने पाया कि उसके हाथों पर खून के निशान थे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने खुद उसे काट लिया हो। उसका शरीर बिना उसकी इच्छा के खुद को नुकसान पहुंचाने लगा। मनोज अब परेशान हो गया और उसने तय किया कि वह उस घर को छोड़ देगा, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। रेखा ने भी महसूस किया कि उसका शरीर अब खुद को काटने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनका शरीर खुद को लगातार काटने लगा और रक्त बहने लगा, जैसे किसी और के हाथों से यह किया जा रहा हो। एक रात जब दोनों अंधेरे में बुरी तरह से कांप रहे थे, उनके सामने एक धुंधली आकृति आई। यह आकृति सुरेश की आत्मा थी, जो अब भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का खेल खेल रही थी। उसकी आत्मा ने कहा, यह घर अब मेरा है और अब तुम दोनों भी मेरे जैसे बन गए हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि घर के अंदर दोनों का शव पड़ा था। उनके शरीर पर काटने के निशान थे, जैसे वे खुद को नुकसान पहुंचाते रहे हों। कहा जाता है कि अब भी उस घर में
सुरेश की आत्मा बुरी तरह फंसी हुई है और कोई भी वहां जाता है तो उसका शरीर खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है, जैसे उसकी आत्मा उसे नियंत्रित कर रही हो। उस घर का हर शख्स अब डर के साए में रहता है, क्योंकि जो एक बार वहां जाता है वह अपने शरीर को खुद ही काटने लगता है। लाश की शादी गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक खौफनाक आत्मा का वास है। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन एक दिन अचानक वहां एक शादी की रौनक दिखी। वह शादी थी मीरा और प्रकाश की। मीरा, जो गांव के एक साधारण घर की लड़की थी, उसे प्रकाश से बहुत प्यार था। दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले प्रकाश का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने समझाया कि यह एक कड़वी सच्चाई है और मीरा को इस दुख से उबरने में वक्त लगेगा, लेकिन मीरा ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे प्रकाश से शादी करनी है। उसने गांव के तांत्रिक से मदद ली और एक पुरानी विधि से तंत्र मंत्र के द्वारा प्रकाश की आत्मा को बुलाया। शाम को हवेली में मीरा ने एक भव्य शादी की तैयारी शुरू की। उसके साथ सिर्फ तांत्रिक और कुछ गांव वाले थे। मीरा ने प्रकाश के शव को उसके पसंदीदा कपड़ों में सजाया और उसे बिठाकर शादी की सारी रस्में शुरू की। उस रात हवेली के अंदर से किसी की हंसी की आवाज गूंजने लगी। मीरा ने उसे अपनी शादी मान लिया और अपने मृत प्रेमी को अपने सामने पाया। जैसे जैसे रात बढ़ी, मीरा को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। प्रकाश का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में खालीपन था और उसका शरीर ठंडा और कठोर हो चुका था। फिर अचानक प्रकाश ने मीरा की ओर अपनी जड़ी हुई आंखों से घूरते हुए कहा, क्या तुमने मुझे सचमुच जिंदा कर लिया है? मीरा कांपते हुए बोली, तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उसी पल प्रकाश का चेहरा विकृत हो गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। मीरा ने देखा प्रकाश की आत्मा उसे घेरने लगी और उसकी आवाज में कोई अजनबी शक्ति थी। तुमने मेरी मौत के बाद मेरे साथ खेला है मीरा, अब तुम्हारी बारी है। वह चिल्लाई, लेकिन हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मीरा की आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी रूह पहले ही हवेली के उस वीरान कमरे में फंसी थी। गांव वालों ने बाद में पाया कि मीरा का शव उसी हवेली में पड़ा था जहां वह प्रकाश से शादी करने आई थी, और उसके शरीर के चारों ओर वही रक्त के धब्बे थे जो प्रकाश की मृत्यु से जुड़े थे। कहा जाता है अब भी उस हवेली में हर रात एक लड़की और लड़के की शादी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो दोनों अब लाशें बन चुके हैं और लाशों की शादी कभी खत्म नहीं होती। रिंग वाला श्राप। राहुल एक सामान्य युवक था जो एक छोटे शहर में अपनी पढ़ाई और नौकरी के साथ खुश था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में एक अजीब सी अंगूठी मिली। अंगूठी सुनहरी थी और उस पर अजनबी प्रतीक उकेरे हुए थे। दुकान का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जिसने राहुल को वह अंगूठी थमाते हुए चेतावनी दी, यह अंगूठी साधारण नहीं है, इसे पहनने से तुम पर एक पुराना श्राप लग सकता है। राहुल ने बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज किया और अंगूठी खरीद ली। उसे यह बहुत खूबसूरत लगी और उसने तुरंत इसे अपनी अंगुली में पहन लिया। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी पहन ली, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का माहौल कुछ बदल सा गया था। रात को जब राहुल सो रहा था, उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को एक सुनसान जगह पर देखता जहां हर ओर अंधेरा था। अचानक एक घनी धुंध में से एक कटा फटा चेहरा उभरता और धीरे धीरे उस चेहरे से एक आवाज आती, तुमने मेरी अंगूठी क्यों पहनी? राहुल घबराया, लेकिन वह आवाज उसे बार बार सुनाई देती रही। हर बार जब वह सपने में घबराकर उठता, वह महसूस करता कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगली सुबह
राहुल ने अपनी मां से बात की तो उसने बताया कि वह अंगूठी किसी पुराने जादूगर के श्राप की हो सकती है, जिसने इसे अपने जीवन में बुरी शक्तियों को आकर्षित करने के लिए बनाया था। उसे चेतावनी दी गई थी कि जो भी इस अंगूठी को पहनेगा उसे उसकी आत्मा से जुड़ा श्राप भुगतना पड़ेगा। राहुल को यह सब केवल बकवास लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके जीवन में घटनाएं और अजीब होती चली गईं। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और वह लगातार थकान महसूस करने लगा। एक रात उसने देखा कि अंगूठी से काले रंग का धुआं निकलने लगा था। यह दृश्य डरावना था और उसके शरीर पर कांपते हुए झटके आ रहे थे। एक रात राहुल ने तय किया कि वह अंगूठी को उतारकर फेंक देगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपनी अंगुली से उतारने की कोशिश की, वह नहीं हटी। यह अंगूठी जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंधी हुई थी। उसी समय राहुल को वही डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम नहीं बच सकते, तुम पर अब श्राप है। राहुल ने अंततः अंगूठी को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह अंगूठी को एक हथौड़े से मारा, एक भयंकर चीख सुनाई दी और उसके कमरे का पूरा माहौल बदल गया। अचानक एक कटा-फटा आदमी सामने खड़ा हो गया, जिसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकृत था। वह आदमी बोला, अब तुमने मुझे पूरी तरह से जिंदा कर दिया है, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। राहुल ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह घेरा हुआ था। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अंत में राहुल ने सोचा कि अगर वह उस आदमी के सामने अपने श्राप को स्वीकार कर ले तो शायद उसकी आत्मा शांति पा सके। राहुल ने कहा, मैंने तुम्हारी अंगूठी पहनी, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि यह श्राप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है। कृपया मुझे माफ कर दो। अचानक वह अजनबी चेहरा गायब हो गया और राहुल के हाथ में वही अंगूठी वापस आ गई। वह हथकों को वह अंगूठी अब और खतरनाक नहीं थी, बल्कि एक सामान्य रिंग बन चुकी थी। राहुल ने उसे फेंक दिया और अब वह हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त हो गया। कहा जाता है कि जो भी अंगूठी को पहनता है उस पर एक अनदेखा खतरनाक श्राप छिपा होता है। जो इसे समझे बिना पहनता है उसकी जिंदगी हमेशा बदल जाती है। शादी की रात का रहस्य। आशीष और रिया की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादी गांव में एक बड़े समारोह के रूप में मनाई गई। शादी की रात जब वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने कमरे में पहुंचे तो अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। आशीष को कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। रिया ने भी कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन वह इसे डर के बजाय बस एक नई जगह के लिए सामान्य बदलाव मानने लगी। रात के समय जैसे ही वे बिस्तर पर लेटे, रिया ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला थी जो किसी पुराने समय की प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था जो रिया को खींच रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह महिला किसी तरह से उन दोनों को घूर रही थी। रात बढ़ते बढ़ते अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा आई और बत्तियां बुझ गईं। रिया ने डरते हुए आशीष से कहा, यह क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि इस कमरे में कुछ है। आशीष ने हंसी में कहा, तुम बहुत डर गई हो, बस यह सब मानसिक प्रभाव है। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। रिया चौंक गई और दोनों कमरे का निरीक्षण करने लगे। फर्श पर कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन कमरे में हर चीज असामान्य रूप से व्यवस्थित थी, जैसे कोई देख रहा हो। और फिर रिया ने देखा कि दीवार पर वही पुरानी तस्वीर अब थोड़ी खिसकी हुई थी और उसमें महिला की आंखें आशीष और रिया की ओर मोड़ी हुई थी। रात का हर एक पल उनके लिए डरावना होता गया। जैसे ही वे सोने की कोशिश करते, उन्हें महसूस होता
कि उनके शरीर के आसपास कोई अजनबी साया है। रिया ने एक घबराहट में पूछा, क्या तुमने उस तस्वीर को देखा? वह महिला कौन है? आशीष ने कहा, यह कोई पुरानी तस्वीर है, शायद इसके साथ कोई कहानी जुड़ी हुई होगी। अगले दिन रिया ने उस तस्वीर के बारे में जानने के लिए कमरे के मालिक से पूछा। कमरे के मालिक ने बताया, यह तस्वीर उस महिला की है जो इस घर में एक समय पहले शादी करके आई थी। वह शादी के बाद एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और कोई नहीं जान पाया कि क्या हुआ। कहते हैं कि वह महिला कभी खुश नहीं रही और उसकी आत्मा इस घर में बसी हुई है। रात में जैसे ही आशीष और रिया सोने जा रहे थे, अचानक कमरे में अजीब सा माहौल बन गया। वही महिला की छाया दीवार पर उभरी और उसके होंठों से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम दोनों मेरी जगह पर कब्जा करने आए हो, लेकिन मुझे इसका बदला मिलेगा। फिर एक तेज हवा चली और कमरे की लाइटें बुझ गईं। रिया चिल्लाई, आशीष, क्या करूं? लेकिन आशीष का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। उसने कहा, यह सच है, वह महिला हमारी शादी की रात अपना बदला लेने के लिए आई है। रात के अंधेरे में रिया और आशीष ने उस तस्वीर को हटाने का फैसला किया। जैसे ही वे तस्वीर को हटाने लगे, कमरे में अचानक कोई गहरी चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों कांप उठे। तस्वीर हटाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन उन्होंने घर से बाहर जाने का निर्णय लिया और कभी भी उस घर में वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा अब भी उस कमरे में बसी हुई है और जो भी उस कमरे में अपनी शादी की रात बिताता है, वह बुरी तरह से प्रभावित होता है।